बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 8 सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री पेपर 6 के सिलसिले का आज 8th लेक्चर है, जिसमें हम मैस स्पेक्ट्रम के बारे में हम जनरली पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी पीक्स होती हैं और क्या नाम होता है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं करती हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है इम्पोर्टेंट पीक्स इन द मैस स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड। तो सबसे पहली वाली जो पीक है उसको हम मॉलिक्यूलर आयन पीक या पेरेंट पीक भी कहते हैं। द मॉलिक्यूलर आयन पीक, जिसको हम एम पॉजिटिव से या एम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ वन विच रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। मतलब जो मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करती है ये वाली पीक। मॉलिक्यूलर आयन आर फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एट लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो सकते हैं, उसके लूज़ होने से ये मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्म होते हैं। और मॉलिक्यूलर आयंस पीक्स आर प्रेजेंट ऑन हायर मैस रीजन, मतलब जिस जगह पे m/g की वैल्यू ज़्यादा हो उस साइड पे ये वाली पाई जाती है। जैसे आप देखें एक स्पेक्ट्रम है एन पेंटेन का, ये वाला, तो आप देखें एन पेंटेन की मॉलिक्यूलर मैस 72 होती है, और आप देखें यहाँ एक पीक 72 के ऊपर है, जिस और ये 72 वाले जो पीक है, इट इज़ मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन पीक है। ये पेरेंट पीक जिसको आप कह सकते हैं। अदर पीक्स इन दिस एरिया ऑफ हायर मैस आर m+1 और m+2। मतलब यहाँ जहाँ m+ वाली पीक होती है वहाँ m+1 और m+2 वाली पीक्स भी हो सकती है। मतलब m+1 या m+2 का मतलब है कि ऐसी पीक जिसकी मैस 1 ज़्यादा हो पेरेंट आयन से पीक से, या 2 ज़्यादा हो, जिसकी m/g की वैल्यू 1 या 2 ज़्यादा हो पेरेंट आयन से, उसको हम m+1 और m+2 पीक कहते हैं। तो इसमें आप देखें कि m+1 और m+2 पीक्स present in the higher m/g region are due to the presence of isotopes of the element। तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके आइसोटोप्स डिफरेंट होते हैं, उनकी वजह से जो है ये m+1 या m+2 पीक्स जो हैं ये रिप्रेजेंट ये मैस स्पेक्ट्रम में शो होती हैं। और इनकी हाइट जो है m+1 या m+2 पीक की हाइट जो होती है वो इक्वल होती है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये जो आइसोटोप्स हैं प्लस किसी भी एलिमेंट के, उनके ज़्यादा है। और इनमें देखिए कि ये जो पीक्स होती हैं, अगर किसी आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस जो है वो बहुत कम है, तो उनके केस में जो है m+1 या m+2 पीक जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। जैसे आप देखें कार्बन या हाइड्रोजन के केस में, कार्बन जो है 12 आइसोटोप जो होता है उसकी निस्बत अगर आप देखें कार्बन 13 आइसोटोप, तो 1.1% उसकी जो है परसेंटेज अबंडेंस है। तो उसको आप दूसरे से कंपेयर करें कार्बन 12 से, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसलिए जब उसके मैस स्पेक्ट्रम में आप m+1 पीक को देखेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। तो कम होने की वजह से अगर पुअर रेजोल्यूशन वाला मैस स्पेक्ट्रोमीटर है तो उसमें वो शो ही नहीं होती। लेकिन आप देखिए कि जो ब्रोमो इथेन का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ, इसमें आप देखें 2 पीक्स आपको नज़र आ रही हैं, एम पीक m+ वाली और m+2 वाली पीक्स जो हैं। ये किस वजह से होती हैं कि ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं 80 और 82 वाला, और जिसकी वजह से आप देखें कि उसकी m+2 पीक है। कि मतलब +2 उस वक्त है कि जब आइसोटोप की मैस जो है वो उसकी एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मैस से 2 ज़्यादा हो। तो इस वजह से इसको m+2 पीक आप देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन आप देखें कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के केस में आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि m+1 या m+2 पीक जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, नज़र भी नहीं आती। और m+1 और m+2 पीक जो होते हैं दे आर वेरी यूजफुल फॉर द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ अ कंपाउंड। अगर 2-3 कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, उसमें से आप पर्टिकुलर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन में अदर फैक्टर्स के साथ m+1 और m+2 पीक्स जो हैं ये भी
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस तरह से देखें कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स नहीं होते, जैसे आप देखिए आयोडीन 127 या फ्लोरीन 19, इनके आइसोटोप नहीं है। जिनके आइसोटोप नहीं है तो उनके कंपाउंड में आप देखें M+1 या M+2 पीक्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि ब्रोमोइथेन का जो स्ट्रक्चर था, अगर ब्रोमोइथेन की ज़्यादा आइडो इथेन होता तो उसमें आप देखें कि M2 पीक जो आपने पहले देखी है वो उसमें एब्सेंट होती। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें जस्ट एक ही आइसोटोप होता है उनमें M+1 या M+2 पीक जो है ना वो अपीयर नहीं होती। और इन सम केसेस only M-1 peak is present. It might be thought that M-1 peak is M प्लस पीक, मतलब पेरेंट पीक ही इसी को हम कंसिडर करते हैं। किस लिए कि बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन फ्रॉम द मालिक्यूल। तो ऐसे आयंस को आपने देखा था, हमने क्वासी मालिकुलर आयंस कहते हैं कि ऐसे आयंस जो किसी मालिक्यूल से एक हाइड्रोजन के रिमूव करने से या एक हाइड्रोजन के एडिशन से जो फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं क्वासी मालिकुलर आयन। तो क्वासी मालिकुलर आयन की वजह से M-1 पीक जो है वो फॉर्म हो सकती है कि जिसमें एक मालिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन लूज़ हो जाए, तो उसके रिज़ल्ट में जो पीक फॉर्म होगी उसकी मालिकुलर मास 1 लेस दैन एक्चुअल मालिकुलर मास से कम होगी, उसको M-1 पीक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए इन जनरल द relative height of the parent peak decrease in the following order। ये एक ऑर्डर है जिसमें आप देखेंगे कि जिसमें पेरेंट पीक की जो इंटेंसिटी या हाइट जो है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा देखिए कि जो एरोमेटिक कंपाउंड में पेरेंट पीक जो है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उससे कम कॉन्जुगेटेड ओलिफिन, इस तरह से एलिसाइक्लिक सल्फाइड, कीटोन, अमाइड, और सबसे एंड में आप देखें अल्कोहल्स के केस में जो पेरेंट पीक है उसकी इंटेंसिटी इन सब कंपाउंड में सबसे कम होगी इसमें से। तो ये पहले वाली पीक जो होती है ये सबसे ज़्यादा हायर M/Z रीजन में पाई जाती है और ये रिप्रेजेंट करती है मालिक्यूलर मास को। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के जो है एक यूज़ ये भी है कि इससे किसी भी कंपाउंड का आप जो है वो मालिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सबसे हायर रीजन में जो पीक होगी, चाहे वो स्मॉल हो या बिगर हो, वो रिप्रेजेंट करती है मालिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। सेकंड पीक जो मास स्पेक्ट्रम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड बेस पीक। बेस पीक क्या होती है कि बेस पीक इज़ द हाईएस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड। इट इज़ one which represent which correspond to the most stable ion and is signed as 100% intensity. It represents the peak of most stable ion formed as a result of fragmentation. तो अब जब आयनाइजेशन चैम्बर में आयंस फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के आयंस फॉर्म होते हैं फ्रैगमेंटेशन के रिजल्ट में, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन जो फॉर्म होते हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। जो स्टेबल आयंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा आयंस होंगे और उससे जो पीक फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा हाइट वाली होती है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है और उसकी पीक की जो हाइट है उसको हम जो है 100% असाइन करते हैं और बाकी पीक्स की जो हाइट है या परसेंटेज अबंडेंस है उससे कंपेयर करके हम जो है फाइंड फॉर्म करते हैं। इन 2-मिथाइल पेंटेन, जैसे ये 2-मिथाइल पेंटेन है, ये 1,2-मिथाइल और ये पेंटेन, द बेस पीक इज फॉर्म ड्यू टू सेकेंडरी कार्बोकैटाइन विद M/43। जैसे ये आप देखिए ये 2-मिथाइल पेंटेन है तो इसमें डिफरेंट टाइप के आयन फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जो आयन सेकेंडरी टाइप के आयन होते हैं वो आपने देखा था कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन से जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए जो सेकेंडरी आयन कब फॉर्म होगा, जब यहाँ से जो है ये ब्रेक डाउन होगा, ये वाला जहाँ से ब्रेक होने के बाद जो चार्ज है ये सेंट्रल कार्बन के ऊपर आ जाए तो उससे जो है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है। और इसकी अगर आप मास देखें 3 कार्बन है और इसमें जो है 7 हाइड्रोजन है, तो उनको ऐड करें तो 43 इसकी मास बनती। तो आप देखें सबसे हाइट वाली पीक जो है
इस कंपाउंड में 43 पे है। किस वजह से कि इसमें जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वो बाकी आयंस की निस्बत सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परसेंटेज अबंडेंस इन आयन की होगी, और उसकी वजह से सबसे हाइट वाली पीक होगी इनकी, और जिसको हम जो है इसकी परसेंटेज अबंडेंस को 100 कंसीडर करेंगे। इस तरह से देखें। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन पीक। बेस पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक के अलावा बाकी जो पीक्स होती हैं उनको हम फ्रेगमेंटेशन पीक्स कहते हैं। और किस तरह से फॉर्म होती है कि अंडर द यूजुअल कंडीशन मॉलिक्यूलर आयंस ओरिजिनली प्रोड्यूस is left with considerable excess energy. Both the energy and charge are rapidly delocalized, resulting in one or more cleavage with or without rearrangement. तो उसके रिजल्ट में डिफरेंट टाइप के फ्रेगमेंट आयन फॉर्म होते हैं कि जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होते हैं उनमें इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है, जिसकी वजह से वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो उस आयनाइजेशन चैम्बर से लीव करने से पहले ही वो जो है वो किसी ज़्यादा स्टेबल आयन की स्टेबल फॉर्म में चेंज होते हैं। जब स्टेबल आयन फॉर्म में चेंज होते हैं तो वो रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में या विदाउट रीअरेंजमेंट वो स्मॉलर आयंस में जो है वो चेंज होते हैं। और स्मॉलर आयंस मतलब एक मॉलिक्यूल से जो डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन होगी उसमें सिर्फ एक आयन होगा, बाकी सारे न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे। तो वो एक आयन जो है वो फॉर्म होता है, वो कौन से वाला होगा, वो जो ज़्यादा स्टेबल होता है इस तरह से। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होने की वजह से डिफरेंट टाइप के फ्रेगमेंटेशन आयन फॉर्म होते हैं, और उनकी स्टेबिलिटी की बेस पे उनकी परसेंटेज अबंडेंस होती है। तो उनके मैथ स्पेक्ट्रम में जब आप देखेंगे तो उनकी जो हाइट जो होती हैं उनकी स्टेबिलिटी की बेस पे जो है वो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। One of the fragments retain the charge and the remaining fragments may be the stable molecule or radical. The kind of fragments obtained vary with electron beam energy. मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जिससे आप आयनाइजेशन करते हैं उसकी एनर्जी के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि अगर स्लो एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन बीम है या हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन बीम है जो आयनाइजेशन के लिए आप यूज़ करते हैं, उसकी बेस पे जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है फ्रैगमेंट आयन फॉर्म होते हैं, और उनसे जो पीक्स बनते हैं उनको फ्रैगमेंटेशन पीक्स कहते हैं। तो ये देखिए एक स्पेक्ट्रम है हेक्सेन का। हेक्सेन का आप देखिए डिफरेंट पॉइंट से जो है इसकी फ्रैगमेंटेशन हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी आप देखिए कि इस पूरे मॉलिक्यूल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस तरह से एक पेरेंट आयन फॉर्म होता है, और इससे जो पीक फॉर्म होगी उसको पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन पीक कहेंगे, और ये सबसे ज़्यादा मैस टू चार्ज रीजन में पाई जाएगी। आप देखिए ये वाली, अगर जी आप देखिए इसकी जो है हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि सबसे ज़्यादा इसके आगे कोई पीक नहीं है, किस लिए कि ये एक पूरे मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने की वजह से ये वाली फॉर्म हुई है। और इसमें आप देखिए बाकी जो आयन बाकी जितनी भी पीक्स हैं वो सारी फ्रैगमेंटेशन आयन पीक्स होती हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो आयन हैं उसकी पीक को हम बेस पीक कहते हैं, इसलिए कि उसकी परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो इनमें से हमने पहले ये दो पढ़ी थी, एक मॉलिक्यूलर आयन पीक और ये बेस पीक। इनके अलावा आप देखिए बाकी सारे जो है फ्रैगमेंटेशन आयन पीक ही होती हैं। एक्चुअली बेस पीक भी एक फ्रैगमेंटेशन आयन पीक ही है, जिसमें जो आयन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन होता है, और स्टेबल आयन होने की वजह से उसकी परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो डिफरेंट टाइप की इसमें हो सकती है। आप जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एटम्स हैं, तो डिफरेंट टाइप के आयन फॉर्म हो सकते हैं। एक ऐसा आयन हो सकता है जिसमें जो है ये 5 कार्बन एटम वाला हो, 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला। तो अगर आप देखिए 4 वाला हो तो 71 पे इसकी पीक होगी। आप देखेंगे यहाँ 71 के ऊपर जो है उसकी बहुत छोटी सी पीक है, इसका मतलब ये वाला आयन जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। दूसरा आप देखें 57 पे आप पीक देखेंगे, और ये 57 वाला आयन जो है आप देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह इसकी परसेंटेज अबंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये M/D जो है 70 वाला जो है 57 वाला है बेस पीक ये फॉर्म कर रहा है।
इस तरह से देखिए 3 कार्बन वाला अगर आयन फॉर्म हो 43 इसकी मास है, तो वो भी आप देखिए उसकी भी काफ़ी हाइट है उसकी। और इस तरह से 29 वाला आप देखें ये है। तो डिफरेंट टाइप की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी अदर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के रिज़ल्ट में जो डिफरेंट टाइप के आयंस फॉर्म होते हैं उनकी पीक्स को हम फ्रेगमेंटेशन आयन पीक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट वाली एक है मेटास्टेबल आयन पीक्स। ये मेटास्टेबल आयंस की वजह से ये वाले पीक्स फॉर्म होती हैं। और द mass spectrum usually exhibit sharp peak at m over z value, certain m over z value specific के ऊपर जो है different peaks आती हैं, but occasionally some low intensity broad peaks at non integral m over z values also appear। मतलब क्या है कि डिफरेंट पॉइंट पे आपको शार्प पीक्स जो है वे नज़र आती हैं मैस स्पेक्ट्रम में, और जिनकी डेफिनेट एम ओवर ई या एम ओवर जी वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन कुछ जगह कुछ केसेस में इस तरह से होती हैं कि ब्रॉड पीक्स भी आ जाती हैं जिनकी इंटेंसिटी कम होती है और इनका एम और जी की वैल्यू जो है नॉन इंटेग्रल एम ओवर ई वैल्यूज़ होती है। नॉन इंटेग्रल एम ओवर ई की मतलब जिनकी वैल्यूज़ राउंड फिगर में ना हो 1 2 3 या पॉइंट्स में हो, मतलब 20.5 13.9 इस तरह से मतलब करके जो आ जाए तो नॉन इंटेग्रल टाइप की हो, उन पीक्स को हम मेटास्टेबल आयन पीक्स कहते हैं। दीज पीक्स आर कॉल्ड मेटास्टेबल आयन पीक्स। दे these peaks are due to the metastable ion formed due to the form in the ionization chamber। और ये किस तरह से होते हैं कि दिस हैपन व्हेन मेटास्टेबल आयंस ऑफ मास m1 अंडरगो फ्रेगमेंटेशन आफ्टर एक्सेलरेशन बट बिफोर एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड टू मास m2। जैसे इस तरह से होता है कि उन आयंस की, जैसे सपोज देखिए एक आयन फॉर्म हुआ है उसको m1 आयन हम कहते हैं। जब ये फॉर्म हुआ आयनाइजेशन चैम्बर में फॉर्म होने के बाद ये एक्सेलरेट होता है तो उसकी मास जो है m1 है। तो आपने देखा एक्सेलरेशन जो हाफ एम वी स्केयर के बराबर होती है, तो इसकी मास जितनी भी होगी उसके हिसाब से इसकी एक्सेलरेशन होती है। लेकिन क्या होता है कि एक्सेलरेट ये m1 के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ से एक्सेलरेट जो आयनाइजेशन चैम्बर से लेके मैग्नेटिक फील्ड तक जाते जाते ये वाला जो है अनस्टेबल होने की वजह से m1 से m2 में चेंज हो जाता है। एक्सेलरेट m1 की बेस पे हुआ है, लेकिन आगे जाके उसकी डिफ्लेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड में होगी वो m2 की बेस पे होगी, तो टू डिफरेंट थिंग्स हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो है एक्सेलरेट m1 की वजह से हुआ है, इसमें जो है डिफ्लेक्शन जो है m2 की वजह से शो होगी, तो उसकी वजह से इसकी पीक जो है वो ब्रॉड पीक आ जाती है। ब्रॉड पीक की होने की वजह से आप देखें कि वो उसका एम ओवर ई की वैल्यू भी मतलब और नॉन इंटीग्रल होती है, पॉइंट्स में आ जाएगी। तो इसी तरह से देखें कि इट इज़ एक्सेलरेटेड एज m1 बट इज़ डिस्पर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एज m2, जो अभी हमने डिस्कस किया है। द करंट प्रोड्यूस बाय इट गिव राइज टू द पीक दैट अपीयर्स टू m1। मतलब इसकी जो पीक अपीयर होगी ना m1 वाली मैस की वजह पे होगी ना m2 की खास वजह पे हो, खास पॉइंट पे होगी, मतलब m स्टार ओवर e वाली जगह पे ये अपीयर होती है। और जैसे देखिए कि ये m1 है जो एक्सेलरेट हुआ है आयनाइजेशन सोर्स से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने से पहले ये m2 में चेंज हो गया। जब m2 में चेंज होता है तो साथ कोई न्यूट्रल फ्रैगमेंट भी इसके साथ रिलीज़ हो जाता है मैस बराबर करने के लिए। तो इनमें से जो m स्टार की मैस है वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैस ऑफ m2 आयन स्केयर ओवर मैस ऑफ m1 आयन, m1 पॉजिटिव, ये m2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साथ है इनके। तो इसकी बेस पे आप जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें m1 इज मास ऑफ पेरेंट आयन। पेरेंट आयन कौन सा, जो एक्सेलेट हुआ था आयनाइजेशन चैम्बर से m1 वाला, m1 पॉजिटिव वाला। और m2 इज़ डॉटर आयन, मेटास्टेबल आयन भी इसको आप कह सकते हैं। ये वाला m1 से m2 फॉर्म होगा, साथ एक न्यूट्रल फ्रैगमेंट निकलेगा। तो m नॉट इज़ मास ऑफ न्यूट्रल फ्रैगमेंट और m स्टार इज़
अपेरेंट मैस ऑफ मेटल स्टेबल आयन। ठीक है, जैसे ये देखिए कि ये इस तरह से जो है ये एक मेटल स्टेबल आयन की पीक शो की हुई है कि अदरवाइज जो है जो मैस स्पेक्ट्रम होता है इसमें शार्प पीक्स होती हैं, जैसे ये शार्प पीक है, इस तरह से ये शार्प पीक है। कुछ केसेस में इस तरह से होता है शार्प पीक के साथ जो इस तरह से ब्रॉड पीक्स आ जाती हैं, और वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ मेटास्टेबल आयंस, और इन पीक्स को हम मेटास्टेबल आयन पीक्स भी कह देते हैं। नेक्स्ट देखें, जो मेटास्टेबल आयन पीक्स जो होती हैं, मेटास्टेबल आयन गिव पीक विच आर ब्रॉड इन कंपैरिजन टू रेगुलर पीक्स एंड आर आल्सो वीकर इन इंटेंसिटी। मतलब दो चीज़ें होती हैं कि ब्रॉड होती हैं, दूसरे इनकी इंटेंसिटी कम होती है, और इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडीइंग द मैकेनिज्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड नॉट ऑफन यूज फॉर द स्ट्रक्चर। मतलब किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, बल्कि जो फ्रेगमेंटेशन का मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये पीक काफ़ी यूज़फुल होती हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल देखिए कि जो टॉलिन है दैट शोज अ स्ट्रॉन्ग पीक एट एम ओवर ई 91। मतलब 91 मैस के एम ओवर ई के ऊपर जो है मैस टू चार्ज वैल्यू के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पीक शो करती है। एंड एंड एट 65, एक 65 के ऊपर शो करती है, टुगेदर विद द ब्रॉड मेटास्टेबल आयन पीक एट 46.4 पे। मतलब ये होती है एक्चुअली क्या होता है कि जो ये वाला पी आयन है, M2 वाला आयन है, इसको आप समझिए कि ये पेरेंट आयन है, ये M2 इस डॉटर आयन है। इनके अलावा जो दूसरा जो इनके जो है मेटास्टेबल आयन जो फॉर्म होता है उसका इस तरह से, तो उसकी मैथ फाइंड आउट करने के जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था M2 स्क्वायर ओवर M1 मैथ, तो उससे इसकी मैथ फाइंड आउट करते ये वाली होती है। तो ये वाली जो है लो इसकी इंटेंसिटी होगी और ब्रॉड पीक होगी। तो ब्रॉड पीक और लो इंटेंसिटी मेटास्टेबल आयन पीक्स की एक आइडेंटिफिकेशन है, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पीक जो है मेटास्टेबल आयन की वजह से होगी। तो थैंक यू वेरी मच।